प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम बुद्धकालीन गणराज्यों की शासन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 16 महाजनपदों के बारे में चर्चा की थी। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत में वज्जी, कुरु, पांचाल, कंबोज, मल और शाक्यों के प्रसिद्ध गणराज्य थे। इनमें कोई वंश परंपरागत राजा न था और राज्य की संपूर्ण शक्ति जनता के हाथों में निहित थी। प्रसिद्ध विद्वान कौटिल्य ने अपने जो सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में लिखा है कि गणराज्यों में जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने को राज्य का राजा समझता था, न कोई छोटा था न बड़ा, सभी समान थे और शासन और सरकार को चलाने के लिए योग्य प्रतिनिधियों और व्यक्ति का चुनाव किया जाता था। पाणिनि के अष्टाध्यायी और पतंजलि के महाभाष्य में भी गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। गणराज्यों की शासन प्रणाली की बात करें तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति गणराज्य का एक अधिपति होता था, जिसे गणपति, गणश्रेष्ठ, गणराज्य या संघ मुख्य कहा जाता था और इसका चुनाव किया जाता था। यह गणराज्य की जनता के नाम पर गणराज्य का शासन चलाता था। इसे राजा भी कह दिया जाता था। शाक्य गणतंत्र के गणश्रेष्ठ शुद्धोधन, जो महात्मा बुद्ध के पिता थे, को भी राजा कहा जाता था। इसी प्रकार लिच्छवियों के गणपति चेटक के लिए भी राजा शब्द का उल्लेख मिलता है। गणपति की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। अगला बिंदु है मंत्री परिषद। तो ये जो परिषद है ये गणपति को शासन चलाने में महत्वपूर्ण राय देती थी और जो शासक वर्ग के लोग ही प्राय मंत्री परिषद के सदस्य बनाए जाते थे। इसको हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार की जो है सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था थी और इसकी सदस्य संख्या सामान्यतः 9 होती थी। लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे होती थी ये विवाद का विषय है। इसके बारे में जो है स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। परिषा, गणपति और मंत्री परिषद जो है वो परिषा के प्रति उत्तरदायी होते थे। परिषा जो है वो गणराज्य की एक मुख्य संस्था होती थी। इसे परिषद भी कहते थे। आप इसे जो है वर्तमान लोकसभा के समान मान सकते हैं। परिषा के सदस्यों का निर्वाचन जनता करती थी और परिषा के जो प्रतिनिधि थे, सदस्य थे, वो भी राजा कहलाते थे। परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या जनसंख्या पर आधारित रहती थी। लिच्छवी गणराज्य में परिषा के प्रतिनिधियों की संख्या 7,700 थी। इस संस्था की जो कार्य पद्धति और अधिकार कर्तव्य के बारे में हमें अधिक जानकारी नहीं मिलती है। एक होता था संस्थागार, गणराज्य की शासन प्रणाली से संबंधित। इसमें क्या होता था, जो परिषा की जो बैठक है वो संस्थागार या संथागार नामक भवन में होती थी और यह लोकसभा भवन के समान था। परिषा के सदस्य, मंत्री परिषद के सदस्य और गणपति इसमें एकत्र होकर महत्वपूर्ण विषयों पर वाद विवाद चर्चा करते थे। बहुमत और सर्वसम्मति से निर्णय लिए जाते थे। पक्ष विपक्ष में मत देने के लिए एक रंगीन सलाकाएं होती थी। संथागार में एक निश्चित संख्या में सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी रहता था, जिसे हम आधुनिक युग में कोरम कहते हैं। उसी तरह से प्रस्तुत विषय में जो है प्रत्येक सदस्य अपने विचार और मत प्रकट करने के लिए स्वतंत्र था। प्रस्ताव के पक्ष में रहने वाले मौन रहते थे और विपक्ष वाले ही अधिक बोलते थे। विवादग्रस्त विषय जो है वो वोटिंग या फिर मत विभाजन द्वारा तय होते थे। पक्ष विपक्ष से संबंधित रंगीन सलाकाओं को एक अधिकारी एकत्र करता था, उसे सलाका
ग्राहपक कहते थे और शासन चलाने के लिए परिषा के सदस्य अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों का निर्वाचन करते थे। उनकी अनुशंसा पर ही मंत्री परिषद और गण मुख्य उनकी नियुक्ति करता था। संथागार में बैठने के स्थान को आसन कहते थे। जिस अधिकारी के ऊपर सभी सदस्यों को उचित स्थानों पर बैठाने का भार था उसे आसन प्राज्ञापक कहते थे। गणराज्यों की सेना व पुलिस जो है, अगर उसकी बात करें तो गणराज्य की रक्षा के लिए एक सेना का गठन किया जाता था और सेना के संचालन के लिए एक सेनापति होता था। उसकी सहायता के लिए कई सेनानी होते थे। सेनापति व सेनानियों की नियुक्ति गणराज्य की ओर से गणपति करता था। सेना की संख्या पर्याप्त होती थी और गणराज्य होने से संपूर्ण गण प्रजा युद्ध के समय सेना का साथ देती थी। नगरों व राजधानी की व्यवस्था के लिए पुलिस का प्रबंध था। पुलिस का जो मुख्य काम कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था, अपराधियों को पकड़ना था। और उस समय का जो तत्कालीन साहित्य है उससे हमें पता चलता है कि वर्तमान पुलिस की भांति उस युग की पुलिस भी कभी कभी भ्रष्ट आचरण करती थी और लोगों से पैसे भी ऐंठती थी। अधिकारी व कर्मचारियों की अगर बात करें तो शासन को चलाने के लिए कई नागरिक अधिकारी भी नियुक्त किए जाते थे। इनकी अलग अलग श्रेणियां थी। जैसे हमने पहले चर्चा की कि संथागार में काम करने वाले कर्मचारी आसन प्राज्ञापक, गणपूरक, सलाहकार, ग्राहपक आदि थे। अन्य अधिकारियों में महापात्र, व्यवहारिक, सूत्रधार आदि थे। संकट काल में जो है गणराज्य के सभी नागरिक गणराज्य के सेवक माने जाते थे और उनसे सेवा ली जाती थी। न्याय व्यवस्था गणराज्यों में उनका उत्तम प्रबंध था। छोटे छोटे झगड़ों और विवादों का निपटारा स्थानीय सभाएं कर देती थी। वैसे न्यायालयों की भी व्यवस्था थी और परिषा, मंत्री परिषद और गणपति भी न्याय करने का काम करते थे। कर व आय व्यय, अगर इसको हम देखें तो गणराज्य का शासन चलाने के लिए सारे गण के लोगों को ही कर देना पड़ता था। कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से भी कर लिए जाते थे। जुर्माना तथा राष्ट्रपति को मिलने वाली भेंट भी गणराज्य की आय मानी जाती थी। इसके अलावा जो वनों, खदानों और अन्य कर साधनों से भी गणराज्य की आमदनी होती थी। शासन गणपति, मंत्री परिषद, सेना, पुलिस आदि पर यह रकम खर्च की जाती थी। प्रशासकीय इकाइयों में अगर बात करें तो समस्त गणराज्य जो है शासन की सुविधा की दृष्टि से प्रांतों, जिलों, तहसीलों और गांवों में विभाजित था। कई जातियों ने मिलकर गणराज्य बनाए थे, जिससे कि हमने वज्जी गणराज्य में पढ़ा था कि 8 छोटे छोटे गण सम्मिलित थे और उन्हें आंतरिक शासन चलाने के मामले में काफ़ी सुविधाएं प्राप्त थी, काफ़ी स्वायत्तता थी। बौद्ध और जैन ग्रंथों में गणराज्यों की शासन प्रणाली और राजनीतिक जीवन की पूरी झांकी मिलती है। उनकी शासन व्यवस्था सुव्यवस्थित, सुसंगठित थी। इसके अलावा जो जातक ग्रंथ है, महापरिनिर्वाण सूत्र है, ललित विस्तार आदि पुस्तकों में भी इनका अच्छा उल्लेख मिलता है। और वैशाली का गणराज्य तो इतना अधिक सुसंगठित और सुशासित था कि भगवान बुद्ध भी अक्सर वहाँ जाया करते थे और उन्होंने उसकी खूब प्रशंसा की है। महावीर स्वामी को भी लिच्छवियों का शासन तंत्र पसंद था। गणतंत्रों का जो आंतरिक प्रशासन है वो प्राय सरल था। गणराज्यों में जो है स्त्रियों को पर्याप्त महत्व प्राप्त था और गणराज्यों में ही सर्वप्रथम सिक्के जारी किए गए थे, जिन्हें पंचमार्ग सिक्के कहते हैं। गणराज्य सुशासित तो थे, परंतु इनकी अपनी कुछ कठिनाइयाँ भी थी। इनमें मत भिन्नता अधिक रहती थी, इस कारण से इनका पतन भी हुआ। राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या था?
जैसा कि हमने बताया कि बुद्धकालीन जो है, बुद्ध काल में दो तरह के राज अस्तित्व में थे, एक राजतंत्रीय राज और एक गणतंत्रीय राज। अगर इनमें अंतर की बात करें तो अनेक भिन्नताएं मौजूद थी। राजतंत्र में जो है प्रजा से राजस्व पाने का एकमात्र अधिकार राजा को था, जबकि गणतंत्र में इसका दावेदार हर अल्पाधिपति होता था जो राजन कहलाता था। प्रत्येक राजन का अलग कोषागार और अलग प्रशासन तंत्र था। राजतंत्र में राज्य की नियमित स्थायी सेना होती थी और प्रजा के समूह को शस्त्र रखने की छूट नहीं थी। प्रजा के समूह को शस्त्र रखने की छूट नहीं थी। लेकिन अल्पतंत्र में, गणतंत्र में जो है हर राजा एक छोटी सेना अपने सेनापति के अधीन रख सकता था। इसके अलावा राजतंत्र में ब्राह्मणों का बड़ा प्रभाव था, लेकिन आरंभिक गणराज्यों में इनका कोई महत्व नहीं था। और इन दोनों के बीच एक प्रमुख अंतर यह भी था कि गणतंत्र का संचालन अल्पतांत्रिक सभाएं करती थी, जबकि राजतंत्र में यह कार्य एक व्यक्ति ही करता था। राजतंत्रों की जो शक्ति है वो राजा की योग्यता पर निर्भर करती थी, जबकि गणतंत्रों की शक्ति इनकी एकता पर। एकता भंग होने की दशा में इनकी पराजय सुनिश्चित थी। तो ये राजतंत्र और गणतंत्र में प्रमुख भिन्नता थी, अंतर था।